हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे, जिसमें हम आपको फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं, अवगत कराते रहते हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो लास्ट का कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने बात की थी कि हमें जो मिसकंसेप्शन है म्यूचुअल फंड के बारे में वो नहीं होने चाहिए और वो क्या क्या है। तो आज का जो टॉपिक्स है या आज के जो पॉइंट्स है उसमें सबसे पहला पॉइंट्स है कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो एनएवी है वो जितनी कम है उतना हमें फायदा है, या जितनी एनएवी नई आई है या फंड नया है तो उसमें हमें लेने में फायदा है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। फंड की एनएवी फंड के परफॉर्मेंस का रिफ्लेक्शन होती है, बट फंड की एनएवी अगर कम है तो फंड अच्छा है, ऐसा कहीं नहीं होता। आज अगर 10 रुपए का एनएवी है और किसी का 100 रुपए का एनएवी है, एक फंड में 100 रुपए वाले एनएवी में अगर 20% रिटर्न आया है इस साल, तो वो 100 रुपए की एनएवी 120 हो जाएगी। 10 वाली में 10% रिटर्न आया है तो 11 होगी। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि 10 वाली एनएवी ज्यादा बेटर है। खाली आपको समझना है कि अगर यूनिट्स ज्यादा लेने हैं और एनएवी कम है तो आपको यूनिट ज्यादा मिलेंगे। मान लेते हैं आपने 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किए 100 रुपए वाले एनएवी में, तो आपको ज्यादा यूनिट आए। पर अगर आपने 10 रुपए वाली एनएवी में आपने इन्वेस्ट करे तो आपको ज्यादा यूनिट नहीं आए। क्यों? क्योंकि 50,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया, 10 ही एनएवी थी तो आपको 5 यूनिट इकट्ठे हो गए। पर वही चीज अगर 100 रुपए की एनएवी है तो आपको 500 यूनिट इकट्ठे होंगे। तो यूनिट्स कम आए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि रिटर्न कम आया है। क्यों? क्योंकि 100 रुपए वाली एनएवी अगर 20 रुपए बढ़ती है और 10 रुपए वाली एनएवी सिर्फ 1 रुपए बढ़ती है तो 10 वाले में रिटर्न कम आया, इसके बावजूद कि उसके यूनिट्स ज्यादा थे। तो एनएवी और रिटर्न्स, एनएवी और परफॉर्मेंस का कोई भी लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट में सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल पूरे करता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोग ऐसे भी इन्वेस्टमेंट लोगों को गाइड कर पाते हैं जिसमें उनको ईयरली कुछ एक्सपेंसेस प्लान करने हैं। हमने इस पे पूरा एक वीडियो बनाया था कि आज आपको जो खर्चे हैं, साल के फीस खर्चे हैं, जैसे कि स्कूल की फीस हो गई या कुछ आपके बड़े इंस्टॉलमेंट्स हैं जो वंस अ ईयर आते हैं, जैसे कि टैक्सेशन एंड ऑल, सो आप उसको ग्रेजुअली डेट फंड में या लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं जब जब आपके पास पैसे हो, और उसके जो टारगेट टाइम है उस पर आप उसको निकाल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म गोल होता है इक्विटी फंड्स में, पर आप छोटे छोटे गोल्स लिक्विड फंड, आर्बिट्राज फंड से भी पूरे कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत मिथ्या है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल ही पूरे करता है। आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड की अगर एनएवी ज्यादा हो गई है या ज्यादा उसमें आपको रिटर्न्स दिखे हैं तो वो अपनी मैच्योरिटी पे आ गई, यानी अगर 10 रुपए की एनएवी 1,000 रुपए हो गई है या 1,500 हो गई है तो लोग मान लेते हैं कि ये अपने पीक पे है, अब ये यहाँ से क्या बढ़ेगी। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। जो पहले रिलायंस ग्रोथ फंड था, अब निपॉन ग्रोथ फंड है, तो उसमें आज जो एनएवी है वो 4,000 को भी क्रॉस कर गई है। देखिए, एनएवी को मैंने जैसे पहले बताया कि एनएवी का और परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। आपकी एनएवी अगर ज्यादा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे। और पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू रिटर्न्स को आप मापदंड कर सकते हैं, और फंड मैनेजर्स होते हैं जो ये काम करते रहते हैं। तो एनएवी को कभी भी एक ऑब्जेक्ट ना बनाएं जो आप परफॉर्मेंस या स्कीम सिलेक्शन में यूज करें। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग को लोग मान के चलते हैं कि वन टाइम एक्सरसाइज है, जैसे हमने एफडी कर दी 1 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, जो भी एक्स अमाउंट की, और वो छोड़ दिया या भूल गए। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट ए वन टाइम एक्सरसाइज, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत डीप सब्जेक्ट है। आपको आपका समय हर 6 महीने, हर 1 साल में एक बार जरूर बिताना है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके। किस दिशा में वो जा रही है, क्या वो आपका इन्फ्लेशन बीट कर पाएगी, क्या वो आपके टारगेट गोल अचीव कर पाएगी। आपने जब कोई फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करी हो तब उसका टारगेट अमाउंट 1 CR हो या 25 लाख हो या 50 लाख हो, पर हो सकता है आने वाले 5 साल में बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ मैनी अदर थिंग्स, उसका जो टारगेट प्राइस है, उसका जो कॉस्ट है वो 1 CR से 1.25 CR या 1.5 CR पहुंच गया है। तो आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी रिवाइज करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को भी रिवाइज करना पड़ेगा। हम ये सलाह देंगे कि एटलीस्ट साल में एक बार ज़रूर निकालें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, चाहे खुद से, चाहे जिस एडवाइज़र से आप ये करते हैं, बैठें उनके साथ और इस पर डिटेल चर्चा करें और फाइनेंशियल गोल को अचीव करने का टारगेट करें। ये इट्स नॉट ए वन टाइम प्रोसेस। एक और सबसे बड़ी मिथ्या है कि जिसकी हाई रेटिंग म्यूचुअल फंड की स्कीम की है या जिसको ज़्यादा स्टार्स मिले हुए हैं वो एक स्कीम अच्छी है। देखिए, वो बहुत सारे पैरामीटर्स पे जो इंडिविजुअल एजेंसी है वो रेटिंग्स देती हैं। आप देख सकते हैं कि 5 अगर रेटिंग एजेंसी है तो 5 रेटिंग एजेंसी में एक ही स्कीम को अलग अलग रेटिंग मिली है। तो स्कीम ने तो सेम परफॉर्मेंस दिया है या स्कीम के पैरामीटर्स तो सेम ही है, बट किस क्लॉजेस के हिसाब से उसको रेटिंग मिली है, क्या कंसिडरेशन किया है उस पर्टिकुलर एजेंसी ने उसको रेटिंग देने के लिए, वो हमें ध्यान में रखना है। बाकी हम लोग हमेशा कहते हैं, म्यूचुअल फंड के गाइडलाइंस भी कहती है कि पास्ट परफॉर्मेंस को देख के आप कभी स्कीम ना सिलेक्ट करें, हो सकता है फ्यूचर में वो
ना मिले आपको। तो रेटिंग्स भी इसी तरह से हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड की रेटिंग आज 5 स्टार है तो कल वो 5 स्टार रहेगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो रेटिंग्स को कभी भी म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन के लिए यूज़ ना करें। और इसके साथ जितनी मिथ्यास मेरे पास आई थी वो मैंने ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। आपको अगर लग रहा है कि और कोई ऐसे आपको धारणाएं हैं या कुछ आपको ध्यान में है कि हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड्स ऐसा है, तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं उसके एक और वीडियो या आपको क्वेश्चन आंसर में उसको क्लियर करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच।